ये एपिसोड भी स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी सीन से जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग कहता है बबाता थैंक यू। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि बबाता फैंग की ये बात सुनकर इसे नज़रअंदाज कर देती है और उसकी इस बात पर कोई भी ध्यान नहीं देती और वहाँ से दूसरी तरफ जाते हुए कहती है लुवो फैंग, ये ब्लैक ड्रैगन माउंटेन X-81 कोई मामूली से एयरक्राफ्ट नहीं है बल्कि ये आउटर स्पेस में जाने वाला स्पेसशिप है। इस एयरक्राफ्ट का ओनर जो कोई भी होगा वो कोई मामूली सा बंदा नहीं है बल्कि उसका इस गैलेक्सी में एक काफी बड़ा स्टेटस होगा और मेरे हिसाब से उसकी लेगेसी भी ठीक ठाक होनी चाहिए। इसके अलावा ये जो 3 सिल्वर स्ट्रीम गार्डियंस हैं हम इन्हें भी ले जा सकते हैं। मैं इन तीनों को ठीक कर लूंगी और जब मैं इन्हें रिपेयर कर लूंगी तो फिर देखेंगे कि क्या ये दोबारा इस्तेमाल किए जा सकते हैं या नहीं। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है अगर ऐसा है तो फिर वेपन्स के बारे में क्या ख्याल है, क्या इस एयरक्राफ्ट में उस गोल्डन हॉर्न बहमूद को किल करने लायक कोई वेपन है, और अभी अभी जो तुमने यहाँ पर डिस्ट्रक्शन की है क्या उसकी वजह से वेपन सिस्टम को तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ ना। फैंग की ये बात सुनकर बबाता वहां पर वेपन सिस्टम को स्कैन करते हुए बताती है कि मैंने अभी अभी जो जहां पर डिस्ट्रक्शन की है उसकी वजह से वेपन सिस्टम को कुछ भी नहीं हुआ। उस डिस्ट्रक्शन ने सिर्फ कंट्रोल सिस्टम और एआई सिस्टम को ही टारगेट बनाया था, इसी वजह से उससे कोई भी वेपन इफेक्ट नहीं हुआ। मैंने अभी अभी चेक किया है पर चेक करने पर मुझे ये मालूम हुआ है कि इसमें लगी हुई गन थोड़ी सी पुरानी है। आफ्टर ऑल ये तो होना ही था क्योंकि ये गन हंड्रेड्स ऑफ 1000 ईयर्स पुरानी है। और फिर वो फैंग के पास आकर कहती है लेकिन लुवो फैंग तुम इसके लिए कोई भी परेशानी ना लो, टेक इट इजी। मेरे बबाता डेवल के होते हुए तुम्हें कोई भी परेशानी की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरी पावर के साथ मैं इस गन को बहुत ही आसानी से ठीक कर सकती हूँ। मैं 2 दिनों के अंदर अंदर इसे बिल्कुल न्यू जैसा बना दूंगी। मैं तुम्हें इस बात की गारंटी देती हूँ कि मैं तुम्हें जो वेपन असेंबल करके दूंगी वो किसी भी स्टार लेवल के वॉरियर या फिर मोस्टर को जान से मारने के काबिल होगा। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है वेरी गुड और फिर कहता है प्लीज बबाता हेल्प करो। बबाता फैंग से कहती है पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे इस एयरक्राफ्ट को अपने स्टोरेज रूम में रखना होगा ताकि मैं आसानी से इसके वेपन्स को रिपेयर कर सकूं और फिर जब मैं इसके वेपन्स को रिपेयर कर लूंगी तो उसके बाद मैं इस मदरशिप के मलबे से कुछ अच्छी चीजों को ढूंढूंगी, तो इसलिए तुम इस मदरशिप को भी अपनी स्टोरेज रिंग में रख लो। बबाता की ये बात सुनकर फैंग कहता है ठीक है और फिर अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ उस मदरशिप से बाहर आ जाता है और बाहर आकर अपनी स्टोरेज रिंग को यूज करते हुए उस पूरी मदरशिप को अपनी स्टोरेज रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग की स्टोरेज रिंग काफी ज्यादा बड़ी होती है, वो आसानी से इस पूरी मदरशिप को अपने अंदर स्टोर कर लेती है जैसे कि उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता इतनी बड़ी मदरशिप होने के बावजूद भी। अब यहाँ पर इस पूरी मदरशिप को अपनी स्टोरेज रिंग में स्टोर कर लेने के बाद फैंग सोचता है मुझे बाहर की सिचुएशन के बारे में कुछ भी नहीं मालूम कि आखिर वहाँ पर क्या हो रहा है। ये कहते साथ ही फैंग स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ पानी से बाहर जाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के रास्ते में काफी सारे वाटर मॉन्स्टर्स भी आते हैं लेकिन वो फैंग पर अटैक नहीं करते, तो ये देखकर फैंग भी उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और स्पीड के साथ फ्लाई करता हुआ सी से बाहर आ जाता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी हेवनली फॉरबिडन शटल पर फ्लाई करता हुआ जा ही रहा होता है कि तभी अचानक से उसे किसी की कॉल आती है जो कि उससे कहता है लुवो फैंग क्या तुम मुझे सुन रहे हो। फैंग को जैसे ही उनकी आवाज सुनाई देती है तो फैंग जल्दी से उस कॉल को पिक कर लेता है और कहता है कमांडर जिया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर जिया ने फैंग को कॉल की होती है, तो कमांडर जिया को देखकर फैंग उससे कहता है मैं एक एंशिएंट सिविलाइजेशन रूइंस के अंदर था और वहाँ पर सिग्नल डिले होकर आ रहे थे जिसकी वजह से मैं आपकी कॉल को नहीं देख पाया। कमांडर जिया फैंग की ये बात सुनकर उससे कहता है गुड, ये अच्छा हो गया कि अब तुम वहाँ से बाहर आ गए हो। अब फैंग उनसे पूछता है कि वहाँ की सिचुएशन कैसी है। कमांडर बताते हैं कि जब हमने उस गोल्डन हॉर्न बहमूद पर हाइड्रोजन बॉम्ब के साथ अटैक किया तो उसकी वजह से वो सीरियसली इंजर्ड हो गया और सीरियसली इंजर्ड होने के बाद वो मॉन्स्टर शदीद गुस्से में आ गया जिसके बाद उसने हैंगजिया और वटेशियन के ऊपर बहुत सारे अटैक किए और उनकी सारी वार बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर जिस तरह से ये मॉन्स्टर अटैक कर रहा है उससे ये मालूम हो रहा है कि ये मॉन्स्टर बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। इस मॉन्स्टर के गुस्से और इसके अटैक्स की वजह से जियांगनान बेस सिटी भी काफी अफेक्टेड हुई है। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग कहता है क्या, तभी कमांडर कहते हैं लकीली वो मॉन्स्टर सिर्फ अपना गुस्सा निकाल रहा था जिसकी वजह से उसने बेस सिटी पर कोई भी फोकस्ड अटैक नहीं किया। अगर वो ऐसा करता तो अभी तक तो पूरी बेस सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी होती। हालांकि वो मॉन्स्टर यहाँ पर बेस सिटी पर अटैक करने के लिए आया भी था और उसने यहाँ पर तबाही भी मचाई, लेकिन हमारे हैंगजिया के बहादुर वॉरियर्स ने मिलकर उसकी अटेंशन अपनी तरफ कर ली जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर यहाँ से फ्लाई करता हुआ उनके पीछे चला गया और फिर मुड़कर दोबारा वापस नहीं आया। वो वहाँ से येनजाओ मेनलैंड की तरफ रवाना हो गया। यहाँ पर हम देखते हैं कि कमांडर जिया जब ये सारी बातें बता रहे थे तो उनको इस मॉन्स्टर पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि कमांडर जिया
जिया भी यहाँ पर काफी इंजर्ड होते हैं और वो यहाँ पर काफी सारे वाटर ऑफ लाइफ को यूज करते हुए अपनी बॉडी को रिकवर कर रहे होते हैं। कमांडर फैंग से कहते हैं तुम यहाँ से सीधे जियांगनान बेस सिटी जाओ और पहले अपनी फैमिली से मिलो, जिसके बाद फिर हम वार गॉड पैलेस में मिलेंगे। कमांडर की ये बात सुनकर फैंग भी कहता है जी हाँ। अब हम देखते हैं कि कमांडर जिया अपने आर्मर को पहन लेते हैं और फिर से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर वहां से मॉन्स्टर्स के साथ फाइट करने के लिए चले जाते हैं। इसी के साथ सीन चेंज होता है, हमें जियांगनान बेस सिटी का सीन दिखाया जाता है जहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारे वॉरियर्स हड़बड़ी में होते हैं और भाग रहे होते हैं। ये वॉरियर्स यहाँ पर इस मॉन्स्टर के हमले की वजह से जितने भी लोग इंजर्ड हुए हैं उन सबको हॉस्पिटल में इंटर कर रहे होते हैं और लोगों की जानों को बचा रहे होते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम भी लोगों की हेल्प कर रही होती है और जो लोग मलबे के नीचे आकर दब गए थे उन सबको बाहर निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर ये सभी वॉरियर्स मलबे में दबे हुए लोगों को बाहर निकाल ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर फैंग भी आ जाता है जो कि अपनी स्पिरिचुअल पावर को यूज करते हुए उस मलबे को हवा में उठाकर वहां से लोगों को बाहर निकाल लेता है। फैंग को वहां पर देखकर फायर हैमर टीम की जान में जान आ जाती है और कहती है इंस्पेक्टर लुवो। फायर हैमर टीम के कैप्टन भी फैंग को देख लेते हैं और कहते हैं लुवो फैंग। यहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग अपनी बेस सिटी ऑफ जियांगनान के लोगों को इतनी बेरहमी के साथ मरते हुए देखकर काफी उदास होता है। फैंग अभी यहाँ पर उदास हो ही रहा होता है कि तभी उसकी नजर एक छोटी बच्ची पर जाती है जो कि अपने पेरेंट्स की डेड बॉडी के पास बैठकर रो रही होती है। ये देखकर फैंग उस छोटी बच्ची के पास जाता है और उसे दिलासा देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फायर हैमर टीम भी फैंग को ये करते हुए देख रही होती है। तभी फैंग अपने आसपास देखता है कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनों को खो दिया है वो उनकी डेड बॉडीज के पास बैठे बहुत ही जोरों से रो रहे होते हैं। फैंग उन सबको देखकर काफी उदास हो जाता है। यहाँ पर इतनी सारी डेड बॉडीज को देखकर फैंग को उस गोल्डन हॉर्न बहमूत पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है गोल्डन हॉर्न बहमूत। दोस्तों यहाँ पर हम साफ साफ फैंग की आंखों में गुस्सा देख ही सकते हैं कि फैंग को इस मॉन्स्टर पर कितना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फैंग के इसी गुस्से के साथ सीन चेंज होता है, हमें फैंग की फैमिली का व्यू दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग के फादर और फैंग का ब्रदर उसके लिए काफी परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ पर यूजिन भी फैंग को लेकर काफी परेशान हो रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ ग्रेविटी रूम का डोर ओपन होता है जिसे देखकर फैंग का ब्रदर, फैंग का फादर और उसकी पूरी फैमिली खुश हो जाती है। जैसे यूजिन डोर ओपन होता हुआ देखती है तो वो फैंग को देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और भागकर जाकर फैंग को गले से लगा लेती है। और इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूजिन यहाँ पर काफी इमोशनल भी हो जाती है। फैंग उसे देखकर एकदम से खुश हो जाता है और फिर अपनी फैमिली के पास जाकर उन सभी को गले से लगा लेता है और कहता है फादर, मदर, हुआ, आप सब लोग ठीक तो है ना। फैंग की ये बात सुनकर फैंग के फादर उसे कहते हैं हम सब बिल्कुल ठीक हैं। फैंग अपनी फैमिली को यहाँ पर बिल्कुल ठीक देखकर काफी सुकून महसूस करता है और फिर पूरी फैमिली को लेकर ग्रेविटी रूम से बाहर आ जाता है और अपने विला में चला जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।